अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान की बदहाली पर है। साथ ही साथ पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि तालिबान का रुख भारत के लिए क्या रहने वाला है और आने वाले वक्त में भारत इस समस्या को कैसे हैंडल करता है। इसी मसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कुछ अहम सवाल पूछे हैं। तालिबान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार को ये स्पष्ट जरूर करना चाहिए कि वो एक आतंकी संगठन है या फिर नहीं। अगर वो एक आतंकी संगठन है तो फिर हम लोग तालिबान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो आतंकी संगठन नहीं है तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की आतंकियों की लिस्ट से बाहर निकलवाया जाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि तालिबान का जम्मू कश्मीर पर क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि सवाल केंद्र सरकार से पूछे जाने चाहिए। अलकायदा के खतरे को लेकर भी उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। साथ ही इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने 370 का राग भी आलाप दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 370 की बहाली की मांग को लेकर हम लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान राज कायम हो चुका है। वहीं अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अशरफ गनी और जो बाइडेन के बीच करीब 14 मिनट की लंबी बातचीत हुई थी और इस बातचीत का अब ऑडियो वायरल हो रहा है। इस बातचीत पर अब एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन चाहते थे कि अफगानिस्तान के जनरल बिस्मिल्लाह को तालिबान के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। फोन कॉल से जाहिर हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अफगानिस्तान की सेना को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले ही महीने तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करने वाला है। बातचीत के दौरान अशरफ गनी ने पाकिस्तान को लेकर बाइडेन को चेतावनी भी दी थी। गनी ने कहा था कि पाकिस्तान ने अपने 10 से 15 हजार लड़ाके तालिबान को सपोर्ट करने के लिए भेजे हैं। इस बातचीत के वायरल होने के बाद व्हाइट हाउस और अशरफ गनी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब इन दोनों की बातचीत जो वायरल हो रही है उसका दोनों देशों के रिश्तों को लेकर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फिर से महंगाई को लेकर निशाना साधा और कहा कि गैस, डीजल और पेट्रोलियम केंद्र सरकार का नया जीडीपी है, जिसको लेकर बीजेपी ने उनके ऊपर उन्हीं के अंदाज में पलटवार किया और कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार ने भी सीएनपी का फॉर्मूला अपनाया था। सीएनपी से भाजपा का मतलब था करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसीज पैरालिसिस को जोड़ा, जिसको लेके संदीप पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पर क्यों बात करते हैं जब उन्हें ऐसे मुद्दों की समझ ही नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जीडीपी का असली मतलब समझने में सक्षम नहीं है। मंगलवार को आए जीडीपी आंकड़ों के ग्रोथ में साफ दिखाई दे रहा है और महामारी के दौर में इस तरह की ग्रोथ प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व की वजह से ही हो पाई है। ये जवाब पात्रा ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया। गांधी ने पीसी में कहा, डीजल, पेट्रोल अर्थव्यवस्था की तकरीबन हर भाग में इनका इनपुट होता है और जब इनके दाम बढ़ते हैं तो एक सीधी चोट लगती है। सीधी चोट ये है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। उन्होंने कहा, पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर मोनेटाइजेशन हुआ। मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूँ और वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं मोनेटाइजेशन कर रही हूँ। राहुल गांधी ने जनता के पक्ष में रखकर कहा कि सरकार ने जो गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल से 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, आखिर वो रुपए गए कहाँ? जनता का हक है उस रुपए के बारे में जानना, क्योंकि जनता वो अपने जेब से दे रही है। फिलहाल अगर हम महंगाई की बात करें तो वार और पलटवार काफी तेज है, लेकिन सियासत से निकल के हकीकत की बात की जाए तो सच में रोजमर्रा की जिंदगी इस बढ़ती महंगाई से काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही है और जिसका रास्ता निकालना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में तेज बारिश होने के बाद जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जल भराव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इधर मुंबई में भी कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई। दिल्ली में आज सुबह भारी बारिश होने से निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। शहर के कई हिस्सों में यातायात बाधित हो गया। सफदरजंग वेधशाला में सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में 112.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 12 सालों में सबसे ज्यादा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी लोग भारी बारिश से परेशान हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। बताया कि सितंबर में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है।
अगस्त में सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज की गई। इधर महाराष्ट्र में मानसून ने एक बार फिर से जोरदार दस्तक दी है। औरंगाबाद कन्नड़ जलगांव व्यापार मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं सूबे के मराठावाड़ा से लेकर उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण सहित मुंबई में भारी बारिश शुरू हो गई है। वहीं मुंबई में भारी बारिश होने से कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी पैदा हो गई है। आज पश्चिम बंगाल की सियासत के अंदर उबाल नजर आया। एक तरफ चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ से नारदा स्टिंग केस पर आरोप पत्र दायर कर दिया गया। जो आरोप पत्र दायर किया गया है उसमें ममता सरकार के 2 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। ये मंत्री हैं फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी। कोलकाता की विशेष अदालत ने ये आरोप पत्र दायर किया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा और सोवन चटर्जी का नाम भी है। इन सभी को तलब किया गया है। सोवन चटर्जी तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वहीं मदन मित्रा पूर्व मंत्री हैं। पुलिस अधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र में राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के नाम होने से ये मामला और तोल पकड़ता नजर आया। इन सभी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए। इनके कबूलनामे की जानकारी भी ईडी ने विशेष कोर्ट को दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम करती है, उसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी और इसी के बाद से टीएमसी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सितंबर की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी है, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 75 रुपए बढ़ा दी गई है। गैस सिलेंडर की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इससे अब जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर 863.50 के स्थान पर 888.50 रुपए में मिलेगा। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 75 रुपए बढ़ा दी गई है। इससे अब इसके दाम 1640 के स्थान पर 1715 रुपए में चुकाने होंगे। ये कीमतें आज से लागू हो गई है। गैस सिलेंडरों के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से आम आदमी का बजट फिर से गड़बड़ाना तय हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले से आसमान छू रही है। अब गैस कीमतों की बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ता को एक और बड़ा झटका दे दिया है। इससे पहले गत 1 अप्रैल को घरेलू गैस सिलेंडर महज 10 रुपए सस्ता हुआ था। अन्य महीनों में यह लगातार महंगा ही हुआ है। अप्रैल में भी केवल घरेलू सिलेंडर की 10 रुपए सस्ता हुआ था, जबकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। एक तरफ गैस सिलेंडरों की कीमतों में जहां प्रति माह समीक्षा की जाती है, वहीं पेट्रोल डीजल की रोजाना समीक्षा होती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने पहले ही आसमान छू रखा है। आज जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 15 पैसे की कमी देखी गई, जिसमें पेट्रोल की कीमत 108.27 पैसे और डीजल की कीमत 97.91 पैसे देखी गई। और साथ ही सिलेंडर की कीमतों से आज उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देखने को मिला है। देश के कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए हैं। कोरोना महामारी के चलते काफी समय से बंद स्कूल आखिरकार आज रीओपन हो ही गए हैं। दिल्ली, एमपी, यूपी सहित कई राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोले गए हैं। इस दौरान स्कूलों में काफी दिनों बाद रौनक नजर आई। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद रहने के बाद आज कई राज्यों में आखिरकार स्कूल खुल गए। मुंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ बच्चे सुबह स्कूल जाते दिखे। कोविड के कारण करीब 2 साल तक बच्चों को घर पर रहना पड़ा और इस दौरान उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई। इस दौरान स्कूल से लेकर कॉलेज तक बंद रहे, लेकिन अब लगातार कम हो रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला किया है। हालांकि अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। राजस्थान में भी आज से स्कूल खुल गए हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को 50% क्षमता के साथ खोला गया है। इस दौरान स्कूलों में काफी दिनों बाद रौनक नजर आई। सत्र 2021-22 का आज पहला दिन रहा जब स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई हुई। पंचायत राज चुनाव के चलते राजस्थान में जिन 6 जिलों में आज चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें जोधपुर भी शामिल है। जोधपुर में आज 6 पंचायत समिति के लिए 4 विधानसभा क्षेत्रों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान के समाचार हैं। पुलिस कमिश्नर जोशमोहन से लेकर जोधपुर के कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और ग्रामीण एसपी अनिल खयाल से लेकर तमाम
प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद रहे। जोधपुर के कुड़ी, जालामंड और गुड़ा बिश्नोइया के अलावा गोपालगढ़ क्षेत्र में फर्जी मतदान की जैसी शिकायत मिली, तत्काल पुलिस की टीमों ने पहुंचकर आपस में कहासुनी आरोप लगाने वाले लोगों को वहां से तितर-बितर किया, साथ ही शांति और कानून व्यवस्था को संभाला। आज जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साह दिखाया है, 60 से लेकर 90 साल तक की महिलाएं, 95 साल तक के पुरुष जिस तरीके से वोट डालने के लिए निकले, उससे अंदाजा लगा सकते जिस उत्साह से मतदान किया, परिणाम क्या उस उत्साह से आते हैं या नहीं। बुधवार को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भाजपा की जन आक्रोश रैली हुई। इस जन आक्रोश रैली का आयोजन जाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के आह्वान पर हुआ। जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में इस जन आक्रोश रैली को जिला कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पहुंचना था, मगर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के बीच में करीब आधा दर्जन बार भाजपा नेताओं से नोकझोंक हुई। भाजपा नेता व कार्यकर्ता इस रैली को जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचाने के मूड में थे, मगर प्रशासन इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों ने कोविड का हवाला देते हुए इस रैली को रोकने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे से अधिक जद्दोजहद जिला कार्यालय पर चलती रही। करने का जो कांग्रेस आरोप लगाती है, मगर वह बेबुनियाद है, जबकि इसके उल्टे राजस्थान प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आपत्ति जताई जा रही है और उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को 10 सितंबर का समय दिया है। 10 सितंबर तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो भाजपा के आला नेता एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे। बारिश के लिहाज से बांसवाड़ा को प्रदेश का चेरा पूंजी कहा जाता है, पर इस बार मानसून रूठा हुआ है। अभी तक 500 mm बारिश भी नहीं हुई है, जबकि यहाँ का औसत 900 mm के करीब का है। पर बीते 24 घंटे में बारिश भले ही नहीं आई हो, पर आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी है, क्योंकि अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। यदि पूरे महीने की बात करें तो बीते माह में 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आकाशीय बिजली गिरने के कारण जान गंवाई है। बांसवाड़ा में मंगलवार दोपहर बाद से मौसम बिगड़ा और जगह जगह आकाशीय बिजली गिरने के बाद कई जगह बिजली गिरने की घटनाएं हुई। इसमें बताते चले सबसे बड़ा कहर आंबापुरा क्षेत्र में हुआ, जहां पर झरनिया गांव में बिजली गिरने से एक किसान मणिलाल डोडियार की मौत हो गई, तो दूसरी रूपपुरा गांव में रणजी कटारा की मौत हो गई। वहीं इसके साथ ही यह भी बताते चले कि एक अन्य गांव जो कि भुंगड़ा क्षेत्र में आता है, भुंगड़ा बोर खजूरी, वहां पर एक किशोर की बिजली गिरने से मौत हो गई। हालांकि माही डैम अब तक 71% भर चुका है। माही डैम की क्षमता 77 टीएमसी है, उसमें से लगभग 71% डैम भर चुका है और अभी भी बादल छाए हुए।